नॉवेल्स फॉरएवर में खुशामदीद। नॉवल सल्फाइड जिसकी राइटर हैं नूर राजपूत, उसकी ये 12वीं एपिसोड है। और कैसी गुजरी है आप लोगों की ईद? आज ईद का थर्ड डे है और यकीनन आप लोगों ने इन्जॉय किया होगा थ्रू आउट ईद को। तो बताइएगा कि आप लोगों की ईद कैसी गुजरी और आप लोगों ने कैसे इन्जॉय किया। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस नावल को बगैर किसी देर के। हानी, पैकिंग हो गई तुम्हारी? माही उसके कमरे में दाखिल होती पूछ रही थी, जो बेदिली से सूटकेस में अपने कपड़े रख रही थी। कर रही हूँ, हानम ने सर से लहजे में जवाब दिया था। वो सब लोग पाकिस्तान जा रहे थे। माहम की शादी थी, शाम की फ़्लाइट थी उनकी। हानम माही और एला के साथ साथ सबसे नाराज़ थी। वो किसी से भी बात नहीं कर रही थी। इन 6 सालों में वो पहली बार पाकिस्तान जा रही थी, जिसकी वजह से वो पाकिस्तान छोड़ कर आई थी। वो अब उसकी ज़िंदगी का सबसे अहम हिस्सा बन गया था। पाकिस्तान से क्या दुश्मनी थी? माही ने गौर से हानम को देखा था, जिसके चेहरे पर संजीदगी छाई थी। माही जानती थी हानम बहुत गुस्से में थी। अगर वो कम गुस्से में होती थी तो लड़ झगड़ लेती थी, लेकिन बहुत ज़्यादा गुस्सा उसे सदमे में पहुंचा देता था। और इस वक्त भी वो गहरे सदमे में थी, इसीलिए खामोश थी। ठीक है, अच्छी बात है, पैकिंग करके आ जाओ, नाश्ता कर लो, रूहान भी आया है। माही उसे इतला देती जा चुकी थी, जबकि हानम की गुस्से से तेवरी चढ़ी। वो तीनों जॉर्डन के पास से वापस आ गए थे। जॉर्डन ने ना चाहते हुए भी उन्हें माफ़ कर दिया था, लेकिन पाकिस्तान जाने से मना कर दिया था। वो किसी सूरत पाकिस्तान जाकर उनके साथ नहीं रहना चाहता था। ज़िया जुबैल ने बहुत मिन्नतें की थी, लेकिन वो लोग उसे नहीं मना पाए थे। एक बोझ सा ज़िया जुबैल के दिल से उतर गया था, जबकि जॉर्डन के इनकार ने उन्हें मज़ीद एक बोझ तले दबा दिया था। वो बोझल दिल के साथ वापस आ गए थे। वो तैयार श्यार होकर अपने कमरे से बाहर निकली थी। नीचे खाने की मेज़ पर सबके साथ रूहान मौजूद था। हानम उन्हें नज़रअंदाज करती बाहर की तरफ बढ़ी थी। हानी, कहाँ जा रही हो तुम? नाश्ता नहीं करना क्या? माही ने उसे बाहर जाते देखकर पूछा। नहीं, मुझे भूख नहीं है, वो सर्द लहजे में कहती बाहर निकल गई थी। माही ने सवालिया नज़रों से रूहान को देखा था, जिसने कंधे अचकाकर अपनी बेखबरी का इजहार किया था। वो खुद नहीं जानता था कि वो कहाँ जा रही थी। हशाम पूरी तवज्जो से क्लास को लेक्चर दे रहा था, जब क्लासरूम के दरवाजे पर होने वाली दस्तक ने चौंकाया। मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है मिस्टर हशाम जुबैल। हानम को देखकर वो हैरान रह गया था। पूरी क्लास कभी हशाम को तो कभी हानम को देख रही थी। वो क्लास से माजरत करता बाहर निकल आया था। कुछ देर बाद वो दोनों डिपार्टमेंट के लॉन में मौजूद थे। खैरियत मिसिस हानम, रूहान जुबैल को आज मेरी याद कैसे आई? वो सवालिया नज़रों से उसे देखते हुए पूछा था। आप भी सबके साथ मिले हुए थे ना? हानम के खूबसूरत चेहरे पर गुस्सा था। हल्की हल्की धूप ने सर्दी की शिद्दत को थोड़ा कम किया था, लेकिन धूप का ये दौरानिया बहुत ही कम होता था। उसकी बात सुनकर हशाम ने गहरा सांस लिया था। मुझे जो ठीक लगा वही किया, हशाम ने नरम लहजे में जवाब दिया था। आप जानते थे ना कि मैं आरजे से नफ़रत करती हूँ। आपने मुझे नहीं बताया कि वो ज़िंदा है। और शिद्दत जज्बात से हानम की आवाज़ कांप रही थी। सालों तक रूहान भी आपको मरा हुआ समझता रहा है। हर सिक्के के 2 रुख होते हैं हानम। आपने बस एक देखा है। जब आप दूसरा देखेंगी तो यकीनन आपको आपके हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। वो संजीदा लहजे में कहता उसकी बात काट चुका था। हानम बस उसे देख कर रह गई थी। खामोशी, गहरी खामोशी। वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती हशाम के सामने आकर खड़ी हो गई थी। आप मुझसे शादी करना चाहते थे ना? मुझे आरजे के साथ नहीं। क्या आप मुझसे शादी करेंगे अगर मैं उससे तलाक ले लूँ? वो चाह कर भी रूहान से तलाक का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर पाई थी। हशाम तो उसकी बात सुनकर दंग रह गया था। वो हैरत से हानम को देख रहा था, जो काफ़ी पुरसुकून खड़ी थी। कुछ देर तक वो हानम की आंखों में देखता रहा था, जैसे तस्दीक चाहता कि वो मजाक कर रही थी या सच कह रही थी। सूरज की रोशनी ख़ास जाविये से हानम के चेहरे को छू रही थी और फिर उसका पैदाइशी निशान चमका था। तेज़ रोशनी हशाम की आंखों से टकराई तो वो रुख फेरने पर मजबूर हो गया था। ये रोशनी हमेशा उसकी नज़रों को हानम के चेहरे से हटा देती थी और ये साबित करती थी उसे देखने का हक हशाम को नहीं, हरगिज़ नहीं। हशाम बोला तो उसका लहजा सख्त था। लेकिन क्यों? हानम ने पूछा। आप पागल हो गई हैं उम्मे हानम। आप मेरे भाई की बीवी हैं, मेरे लिए काबिले एहतराम। लगता है रूहान को ज़िंदा देखकर आपके सोचने समझने की सलाहियत काम करना छोड़ गई है, लेकिन उसका ज़िंदा होना अल्लाह का हुक्म और मर्ज़ी है। मेरे दिल में जो जज्बात थे वो 2 साल पहले थे, अब नहीं रहे।
बेहतर होगा आप हालात को समझने की कोशिश करें और आइंदा इस तरह का ख्याल अपने जहन में मत लाइए। हशाम का लहजा सख्त था, वो काफ़ी गुस्से में था। हानम उसकी बात सुनकर लाजवाब हो चुकी थी। वो काफ़ी देर खामोश खड़ी रही और बिना कुछ कहे वहाँ से वापस चली गई। हशाम जो रुख मोड़े खड़ा था उसके जाने के बाद पलटा और नम आंखों से उसे दूर जाता देख रहा था। बहुत मुश्किल होता है उस शख्स का दिल तोड़ना जिसे आप बेपनाह मोहब्बत करते हो। वो धीरे धीरे उसकी नज़रों से दूर हो रही थी। उसे हानम से इस बेवकूफ़ी की उम्मीद नहीं थी। मैं जानता हूँ कि ये ताल्लुक़ बहुत दिनों तक नहीं रहेगा। किसी सफ़र की, किसी सड़क पर बग़ैर पूछे, बग़ैर बोले, बग़ैर एक दूसरे को देखे, नज़र झुकाए खुद अपनी अपनी मुसाफ़तों पर निकलना होगा। मैं जानता हूँ किसी पड़ाव पे उम्र भर के लिए अचानक बिछड़ना होगा। सो ऐसा कर लें, हम एक दूजे को दिल में भर लें। मैं तुझको सारे का सारा रट लूँ, तू मुझको सारे का सारा पढ़ ले। सुना है लंबी मुसाफतों के सफ़र में सादे सफ़र ना हो, तवील रास्ते नहीं गुज़रते। शाम ने उसे जाते हुए देखकर सोचा था, लेकिन वो ये अच्छे से जानता था सिर्फ वहीं उसको दिल में भरने वाला था, सिर्फ वहीं उसे रटने वाला था। ना वो उसे चाहती थी और ना कभी ऐसा मुमकिन था। वो इस वक्त गुस्से में थी, कुछ सोच नहीं पा रही थी, लेकिन वो ये भी अच्छे से जानता था कि वो सिर्फ रोहान जबील से मोहब्बत करती थी। वो तमाम लोग इस वक्त एयरपोर्ट पर मौजूद थे। माही, एला, हानम, रोहान, हशाम और ज़िया जबील, वो सब पाकिस्तान जा रहे थे। माहम की शादी थी जो काफ़ी धूमधाम से होनी थी। हानम की दोबारा अभी तक बराह रास्त रोहान से मुलाकात नहीं हुई थी। वो उससे छुप रही थी, उसे नज़रअंदाज कर रही थी। रोहान ये बात अच्छे से जानता था। वो खामोश था। वो चाहता था कि हानम थोड़ा वक्त ले और सब समझने की कोशिश करे। माही गौर से हशाम को देख रही थी, उसे खुशी हो रही थी। वो उनके साथ जा रहा था। कुछ देर बाद माही को एहसास हुआ था कि हशाम के चेहरे का रंग जर्द पड़ चुका था। उसे महसूस हो रहा था कि वो काफ़ी कमज़ोर हो गया था, लेकिन वो पूछ नहीं पाई थी। शाम के उस पहर वो पेरिस को खैराबाद करके पाकिस्तान की तरफ रवाना हो चुके थे। हशाम और ज़िया जबील इकट्ठे बैठे थे, हानम की सीट माही के साथ, लेकिन उसकी सीट पर एला बैठ चुकी थी। ये मेरी सीट है, हानम ने दुहाई दी थी। सॉरी, लेकिन मुझे और माही को एक साथ सफ़र करने की आदत है। वैसे भी मेरा दिल ख़राब हो जाता है। मैं अपने क्रश के पास बैठकर उसका भी दिल ख़राब नहीं कर सकती, एला शरारत से कह रही थी। हानम ने उसे घूरा था। जाओ अपने शौहर के साथ जाकर बैठो, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता, एला ने एक आंख दबाते हुए कहा था। हानम का चेहरा सुर्ख हुआ। वो मज़ीद एला की बातें नहीं सुन सकती थी, इसीलिए रोहान की तरफ बढ़ गई। मुझे उस तरफ बैठना है। रोहान के पास पहुंचकर उसने जैसे हुक्म दिया। हाँ हाँ, क्यों नहीं। रोहान ने मुस्कुराहट दबाकर उसे गुजरने की जगह दी। हानम ने बैठने के बाद चेहरे का रुख शीशे की जानिब मोड़ लिया था। क्या हम बात? बिल्कुल नहीं। रोहान की बात मुकम्मल होने से पहले हानम इनकार कर चुकी थी। लेकिन क्यों? वो उदास हुआ। मेरी मर्ज़ी, हानम ने मुँह बनाया। रोहान ने अपनी मुस्कुराहट जब्त की। लेकिन मुझे तो बोलने की आदत है। वो जानबूझकर उसे चिढ़ा रहा था। हानम ने एक सर्द सी नज़र उस पर डाली और फिर सीट से टेक लगाकर आंखें बंद कर ली थी। उसने खुद को अब हालात के हवाले कर दिया था। उसे अब अफसोस हो रहा था। तरह का वो कभी सोच भी नहीं सकती थी, लेकिन जाने कैसे उसने ये लफ्ज़ अपने मुंह से निकाला था। अब उसे एहसास हो रहा था कि गुस्सा वाकई बहुत बुरी चीज़ है, इंसान की सोचने समझने की सलाहियत को मफलूज कर देता है। मुझे उससे बात तक करना नहीं चाहती थी। कुछ देर रोहान के कंधे से सर झुकाए बेखबरी की नींद सो रही थी। वो पुरसुकून और मुतमईन नज़र आ रही थी। उसे सोता देखकर रोहान के अंदर तक सुकून उतर गया था, और ऐसा ही सुकून हानम को उसकी कुर्बत में महसूस हुआ था। तभी वो सब कुछ भुलाए सो रही थी। एला ने पीछे मुड़कर दोनों को देखा और विक्ट्री का निशान बनाकर रोहान को गुड लक बोला। उसकी इस हरकत पर रोहान मुस्कुरा दिया था और फिर हानम के गिर्द बाजू का आसार कायम किया। वो उसकी थी। यही सोच उसमें एक नई रूह फूंक जाती थी। हमदान वाला में एकदम ही बहुत रौनक हो गई थी। वो लोग रात को पहुंचे थे। आसिया बेगम माही और हानम को देखकर बहुत खुश हुई थी। वो दोनों सालों बाद पाकिस्तान आई थी। माहम बहुत खूबसूरत और खुश नज़र आ रही थी। रात का खाना बहुत अच्छे माहौल में खाया गया था। खाने के बाद हशाम और ज़िया जबील अपने घर चले गए थे, जो पास ही था। अलबत्ता रोहान हमदान साहब के साथ बैठा कुछ अहम बातें कर रहा था। हमदान अंकल उससे शादी के मुतालिक बातें कर रहे थे। उन्हें लाउंज में बातों में मगन देखकर हानम किचन में आसिया बेगम के पास आ गई थी, जो चाय बना रही थी, जबकि एला और माही माहम के कमरे में उसकी शॉपिंग देख रही थी। बहुत खुशी हुई आज मुझे अपने बच्चों को घर में देखकर। आसिया बेगम वाकई खुश नज़र आ रही थी। मुझे भी, हानम मुस्कुरा दी थी।
मैंने और हमदान ने फैसला किया है कि माहम के साथ ही तुम्हारी भी रुखसती कर दें, आसिया बेगम ने मसरूफ़ से लहजे में कहा था। स्टूल पर बैठी हानम एकदम उछली थी। क्या मतलब? वो हकलाई। हाँ, तुम्हें भी साथ ही रुखसत किया जाएगा। 2-3 दिनों में अपनी शादी की तैयारी कर लो, आसिया बेगम बता रही थी, जबकि हानम हैरानगी से उनकी पुश्त को घूर रही थी। मेरी रुखसती क्यों? खैरियत? क्यों, तुमने रुखसत होकर अपने घर नहीं जाना? वैसे भी तुम्हारी सास कह रही थी कि उनकी सैयद हवेली वीरान पड़ी है, वो तुम्हें अब अपनी हवेली में देखना चाहती हैं। हानम को अपना दम घुटता महसूस हुआ था। ऐसे कैसे मैं रुखसत होकर चली जाऊं? आप लोगों ने ये भी नहीं देखा कि लड़का कमाता भी है या नहीं? अम्मा, आपको पता भी है आपका दामाद बेरोज़गार फिरता है। हानम ने गोया अपने दिल की भड़ास निकाली थी। बेरोज़गार? आसिया बेगम ने हैरत से उसे पलट कर देखा। हाँ, और नहीं तो क्या? क्या काम करता है वो? हानम नाक मुँह चढ़ाकर बोल रही थी। पढ़ रहा है और बता रहा था कि एक बहुत बड़ी लैब में एक साइंसदान के तौर पर काम करता है। इतना कम है क्या? तुम मुस्तकबिल के एक अजीम साइंसदान की बीवी हो। हानम हैरत से मुंह खोले अपनी माँ को देख रही थी, जो रूहान के मुतासरीन में शामिल थी। और तो और दीन का काम भी कर रहा है माशाल्लाह, इतने अच्छे बयान करता है, सुनकर खुशी होती है। हानम ने अपना सर पीट लिया था, यहाँ उसकी दाल नहीं गलने वाली थी। इतना नेक शरीफ बच्चा है, इतने अदब से बात करता है। अम्मा, मैं थक गई हूँ, सोने जा रही हूँ। हानम मज़ीद उसकी तारीफ़ें नहीं सुन सकती थी। अरे चाय तो पी लो अब, वो चाय कप में डालते हुए बोली। नहीं बस ठीक है। वो जाने के लिए पलटी थी और फिर दरवाजे में एहस्तादा रूहान को देखकर गड़बड़ा गई थी, जो गहरी नज़रों से उसे ही देख रहा था। ये अपने दामाद को पिला दें चाय। रूहान को घूरती उसकी जाने बड़ी थी, जो अब दिलचस्पी से उसे देख रहा था। रास्ता दे, हानम ने उसके सामने खड़े होकर कहा था, अलबत्ता नज़रें झुकी हुई थी। मेरी बुराइयां की जा रही थी? वो शरारती लहजे में पूछ रहा था। मुझे कोई ज़रूरत नहीं, हानम ने मुंह फुलाकर जवाब दिया। अरे बेटा, तुम यहाँ, मैं बस आ ही रही थी चाय लेकर। आसिया बेगम उसे किचन के दरवाजे में देखकर बौखला गई थी। रूहान ने सीधे होते हुए हानम को रास्ता दिया, जो बिना कुछ कहे सुने वहाँ से रफू चक्कर हो गई थी। क्या बातें हो रही थी? वो अब खुशदिली से पूछ रहा था। कुछ भी नहीं, रुखसती की बात कर रही थी हानम से। फिर क्या कहा उसने? वो बेचैन हुआ। मुझे समझ नहीं आ रही कि वो क्या चाहती है। आसिया बेगम ने साफ बात की। आप परेशान ना हो, मैं कर लूँगा बात उससे, वो उन्हें तसल्ली दे रहा था। आसिया बेगम उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दी। वो सोने की तैयारी कर रही थी जब दरवाजे पर दस्तक हुई। हानम को लगा कि मुलाजमा चाय देने आई होगी। आ जाओ। वो अब लेट चुकी थी, कंबल ऊपर लिया, थक गई थी। उसे हमेशा सफ़र के बाद बहुत नींद आती थी। तभी दरवाज़ा खुला और वो अंदर आया। बेगम साहिबा को नींद आ गई है? वो संजीदा लहजे में पूछ रहा था। हानम करंट खाकर उठी। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हानम हैरान सी उसे देख रही थी। आज जब मैंने ये घर देखा तो मुझे एहसास हुआ कि सालों पहले जब बारिश में भीगती एक लड़की इस घर से बाहर निकली थी तो वो वाकई तुम थी, लेकिन इस वक्त मैंने उसे अपना वहम समझा था। वो अब कमरे की खिड़की खोलकर बाहर देखते हुए कह रहा था। हानम उसे हैरत से देख रही थी। उसके कमरे में हल्की हल्की रोशनी थी। कितना पागल हूँ ना मैं भी। जब तुम पास थी तो खबर नहीं थी कि कहाँ रहती हो, और जब दूर हुई तो यहाँ बस गई। रूहान खिड़की में खड़े हुए अपने सीने पर दिल के मकाम पर उंगली रखे बता रहा था। हानम हैरत से उसे देख रही थी। मैं सोचता था कि क्या कभी मुझे किसी से मोहब्बत होगी। मैं अक्सर सोचा करता था कि न जाने मुझे कितनी शादियाँ करनी पड़ेंगी। वो खुद ही मुस्कुरा दिया। एक पल के लिए हानम उसकी मुस्कुराहट में गुम सी हो गई थी। लेकिन जब मोहब्बत ने मुझ पर हमला किया तो मैं दंग रह गया। एक लड़की के लिए मैं दर बदर फिरा हूँ। शायद तुम यकीन ना करो मिसिज़ उम्मे हानम, लेकिन रूहान जबील को उम्मे हानम से शदीद मोहब्बत है। वो फिर मुस्कुरा दिया था। हानम उसकी बात सुनकर सटपटा गई थी। सुनो, तुम जो चाहे सज़ा दे लो, लेकिन मिक्की वाली बात को किसी के सामने मत लाना। मैं तुम्हारा नाम किसी और के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकता। रूहान के लहजे में इल्तिजा थी। हानम के दिल की धड़कन तेज़ हुई थी। उसकी पलकें झुक गई थी। वो जानती थी वो उस शख्स से बदतमीज़ी नहीं कर सकती थी। वो चाहती थी कि वो उस पर चीखे चिल्लाए, उसे बुरा भला कहे, लेकिन जब भी वो सामने आता था हानम की ज़बान से कोई गलत लफ्ज़ अदा ही नहीं होता। वो अब आरजे नहीं था जिससे आग लगाने वाले जुमले सुनाती थी। वो रूहान जबील था, सैयद रूहान बिन हैदर जबील। कुछ लोगों की शख्सियत ऐसी होती है कि अल्लाह लोगों के दिलों में उनका रोब और इज़्ज़त डाल देता है, और शायद रूहान जबील उन खुश नसीब लोगों में से एक था जिसे अल्लाह ने हमेशा बहुत इज़्ज़त से नवाजा था। झूठ बोल रहे हैं आप, कोई मोहब्बत नहीं करते ना, मुझे यकीन है। हानम ने हिम्मत करके कह ही दिया।
कैसे यकीन करोगी, वो पूछ रहा था। उसकी बात सुनकर सोच में पड़ गई थी। वो जानती थी रूहान जबील के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं था। वो उससे शदीद नफरत करना चाहती थी लेकिन नहीं कर पा रही थी। वो उस शख्स के सामने बेबस हो गई थी। वो काफ़ी देर सोचती रही थी। मुझे सैयद हवेली चाहिए, हानम ने सोचने समझने के बाद डिमांड की थी। वो जानबूझकर ऐसा बोल रही थी। वो बस रूहान का रद्द अमल देखना चाहती थी। उसकी बात सुनकर हैरत ज़दा रह गया था। वो बिना कुछ कहे दरवाज़ा खोलकर कमरे से बाहर निकल गया था। हानम का रुका हुआ सांस बहाल हुआ। शुक्र है जान छूटी, या अल्लाह कहाँ फंसा दिया है मुझे। वो फिर सोने के लिए लेटी। आंखें नींद से बोझल हो रही थी। अभी 5 मिनट ही गुजरे थे। हानम नीम गनूदगी की हालत में थी जब कमरे का दरवाज़ा झटके से खुला। हानम हड़बड़ाकर उठ बैठी। अब क्या है, वो सुर्ख आंखें लिए पूछ रही थी। ये लो, रूहान ने एक फ़ाइल हानम के सामने बेड पर रखी। ये क्या है, वो नीम गनूदगी की हालत में पूछ रही थी। रूहान को वो नींद से बोझल आंखें लिए बहुत दिलचस्प लग रही थी। खोल कर देख लो। रूहान के कहने पर हानम ने फ़ाइल को खोल कर देखा था और फिर उसकी नींद उड़न छू हुई। वो सैयद हवेली के कागजात थे। हमारे ख़ानदान में रवायत है, जो शख्स गद्दी पर बैठता है उसकी बीवी के नाम सैयद हवेली को किया जाता है। जब मेरे डैड ने गद्दी संभाली तो ये हवेली मेरे मॉम के नाम हो चुकी थी, जिसे मैंने दोस्तों से शर्त लगाकर धोखे से मॉम से साइन करवाकर अपने नाम करवा लिया था। ये मेरे नाम थी और अब तुम्हारी हुई। ये बताओ और कुछ? वो पुरसकून से अंदाज में बताता हानम को विरता हैरत में डाल गया था। वो मुंह खोले हैरत से उसे देख रही थी। अल्लाह जाने वो शख्स क्या चीज़ था। क्या आपने सिर्फ ज़िंदगी में धोखा देना ही सीखा है? हानम ने नींद से बोझल आंख के लिए पूछा था। रूहान का चेहरा उसकी बात सुनकर फक हुआ था। क्या मतलब? वो अब तीखे चतुन लिए पूछ रहा था। मुझे नहीं लगता एक सल्फाइड को मतलब समझाने की ज़रूरत है, वो सख्त से लहजे में कह रही थी। कागजात वाली फ़ाइल उठाकर बेड के साथ मेज़ पर रखी। ये हवेली अभी आपके नाम है, जब मेरे नाम हो जाएगी तब बात कीजिएगा। आप चाहें तो ये फ़ाइल ले जा सकते हैं। वो बेड पर लेटकर कंबल सर तक तान चुकी थी। रूहान बस उसे देख कर रह गया था। उसने आगे बढ़कर वो फ़ाइल उठाई थी जिसे वो कुछ देर पहले अपने करीबी घर से लाया था। फ़ाइल उठाने के बाद उसने एक नज़र हानम पर डाली थी जो उसी पोजीशन में लेटी थी। और फ़ाइल उठाने के बाद लैंप बंद करता उसके कमरे से बाहर निकल आया था। उसने हरगिज़ नहीं सोचा था कि हानम उसकी बात से गलत मतलब निकालेगी। वो थके थके कदमों से सीढ़ियाँ उतर रहा था। सभी लोग शायद अपने अपने कमरे में सोने जा चुके थे। रूहान गहरी सोच में घर बाहर की तरफ कदम बढ़ा चुका था। जी वकील साहब, जी बस आप जल्दी से कागजात तैयार करवा दें। आयशा जबील फ़ोन पर किसी से मुखातिब थी। कुछ देर बाद वो फ़ोन बंद कर चुकी थी। किससे बात की जा रही थी? सैयद जबील ने कमरे में दाखिल होते अपने महबूब बीवी से पूछा था। वकील साहब से, सैयदा आयशा जबील ने सच बोला था। खैरियत? सैयद जबील चौंके। हवेली के कागजात बनवा रही थी, आयशा जबील ने जवाब दिया। हवेली के कागजात? लेकिन किस लिए? अब की बार सैयद जबील सही मायनों में ठटके थे। रूहान 10 साल का होने वाला है और मेरे बेटे ने मुझसे फरमाइश की है इस सालगिरह पर मैं उसे वो तोहफ़ा दूँ जो आज तक इस ख़ानदान में किसी माँ ने अपने बेटे को नहीं दिया। वो पुरसुकून से कह रही थी। आयशा तुम पागल हो गई हो? सैयद जबील ने तीखे चतोनों से पूछा था। मैं ये हवेली रूहान के नाम कर रही हूँ जबील। मैं अपने बेटे को खुश देखना चाहती हूँ। आयशा तुम अपने बेटे की मोहब्बत में पागल हो गई हो। इस हवेली पर रूहान का हक नहीं है बल्कि उस लड़की का हक होगा जो कल यहाँ दुल्हन बनकर आएगी। वो उसकी जो इस गद्दी को संभालेगा। सैयद जबील ने उनके पास बैठते हुए समझाया था। हाँ तो ठीक है ना, कल जब रूहान की दुल्हन आएगी वो उसे ये हवेली तोहफे में दे देगा। तुम्हें यकीन है कि रूहान इस ख़ानदान की गद्दी को संभालेगा? नहीं, हरगिज़ नहीं। रूहान एक पागल बच्चा था, है ज़िद्दी और हट दरम। आज तुम हवेली उसके नाम करोगी, कल न जाने वो हवेली को किसी दाव पर लगाकर हार जाए। फिर? सैयद जबील ने मुस्तकबिल का अंदेशा बयान किया था। आयशा जबील सोच में पड़ गई थी। क्या तो आप ठीक रहें, लेकिन कुछ नहीं। तुम ये हवेली रूहान के नाम नहीं करोगी, ये किसी और की अमानत है, समझ गई ना? वो प्यार से समझा रहे थे। जी, वो इस बात में सर हिला चुकी थी। अच्छा तो डैड मेरे रास्ते में रुकावट बन रहे हैं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। ये घर मेरा है और मेरा रहेगा।
बाहर दरवाजे पर खड़े रूहान ने किसी शातिर औरत की तरह सोचा था। वो कुछ देर पहले अपनी माँ से बात करने आया था और फिर अंदर से आती आवाज़ों पर बाहर ही रुक कर सारी बात सुनी थी। उसके मासूम चेहरे पर तेवरी चढ़ी हुई थी। वो गहरी सोच का शिकार नजर आ रहा था और फिर वही हुआ था जो रूहान चाहता था। अगले दिन जब वकील कागजात देकर गया तो आयशा जुबैल ने उन कागजात को अलमारी के ऊपर वाले खाने में संभाल कर रख दिया था। उन्होंने अभी साइन नहीं किए थे। उनके जाने के बाद रूहान कमरे में दाखिल हुआ था। वो 10 साला बच्चा जिसका हाथ ऊपर तक नहीं जाता था। उसने स्टूल को अलमारी के सामने रखकर वो फाइल निकाली थी और फिर उसे लेकर दबे पाँव अपने कमरे की तरफ बढ़ गया था। आयशा जुबैल से साइन करवाना मुश्किल नहीं था। मामा आंखें बंद करके साइन करिए ना, वो चेहरे पर मासूमियत सजाए कह रहा था। कुछ देर बाद वो साइन भी करवा चुका था और किसी को पता भी नहीं चला था। 1 माह बाद आयशा जुबैल उस दुनिया से चली गई थी और हवेली के कागजात का राज कहीं दब कर रह गया था। जब रूहान लाहौर पढ़ने आया तो वो उस फाइल को साथ ले आया था। वो उसके बहरिया वाले घर में ही पड़ी थी जिसे अब वो हानम के कहने पर ले आया था। वो हानम को बता चुका था कि उसने वो साइन धोखे से करवाए थे, लेकिन जब हानम ने उसे धोखेबाज कहा तो उसे अच्छा नहीं लगा, बल्कि दुख हुआ था। सच बात है, इंसान अपने हाल में चाहे मोमिन ही क्यों ना हो, अगर उसका माजी दागदार है तो वो उसे उसके हाल में कभी हंसी खुशी जीने नहीं दे सकता। आसपास मौजूद आम और सतही लोग मौका मिलते ही इंसान का माजी उठाकर उसके मुंह पर मार देते हैं। बद किरदार हो तुम हानम, बद किरदार। आवाज़ों का शोर उसकी समात से टकरा रहा था। रात का न जाने कौन सा पहर था जब हानम हड़बड़ाकर उठ बैठी थी। उसने ख्वाब में आरजे को देखा था जो उस पर हंस रहा था। माजी की पूरी फिल्म हानम की आंखों के सामने चलने लगी थी। जो जहन से उतर चुका था वो सब याद आ गया था। एक अजियत की लहर उसके पूरे जिस्म में फैल चुकी थी। रूहान का ख्याल आते ही उसके अंदर नफरत का उबाल उठा था। हानम ने दोनों हाथों से अपने सर को थामा था। आज पाकिस्तान में उसकी पहली रात थी और पहली ही रात वो आसेब उससे चिमट गया था। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं कर सकती मिस्टर आरजे, कभी नहीं। आवाज़ों से खौफजदा होकर वो रो दी थी। अगले पूरे दिन रूहान हमदान वाला नहीं आया था। हानम ने उसके ना आने पर शुक्र अदा किया था। रात वाले ख्वाब के बाद उसे वो फिर से जहर लगने लगा था। हानम, मैं चाहती हूँ आज तुम माही और माहम के साथ जाकर अपनी पसंद का जोड़ा ले आओ। अगर तुम रूहान के साथ जाना चाहती हो तो भी ठीक है, लेकिन चूंकि दिन बहुत कम रह गए हैं तो तुम अपनी तैयारी मुकम्मल कर लो। आसिया बेगम ने उसे अपने कमरे में बुलाया था जहाँ माहम पहले से मौजूद थी। मेरी शादी का जोड़ा किस लिए? हानम की पेशानी पर बल पड़े। क्योंकि तुम्हारी रुखसती भी साथ ही हो रही है। मैं तुम्हें पहले ही बता चुकी हूँ। आसिया बेगम ने जेवर का एक डिब्बा उठाकर माहम की तरफ बढ़ाया था। बेड पर 3 खूबसूरत जेवर के सेट थे जिनका डिज़ाइन मुख्तलिफ था। उन तीनों में से एक माही, एक हानम और एक माहम के लिए था। अम्मी, मैं पहले बता चुकी हूँ, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। हानम ने दुहाई दी। तुम भूल चुकी हो हानम, तुम्हारी शादी हो चुकी है, बस रुखसती बाकी है। आसिया बेगम ने याद दहानी करवाई। हानम का दिल आसिया बेगम की बात सुनकर कट कर रह गया था। कितना खुश थी वो इस शादी से, लेकिन अब सब बदल गया था। शाम को 4 बजे तैयार रहना, तुम्हें मार्केट जाना है, समझ आ गई ना? और मैं इनमें से एक सेट पसंद कर लो। मैंने ज़्यादा फजूल खर्ची नहीं की, बस एक सेट बनवाया है। आसिया बेगम का लहजा काफ़ी सख्त था। वो अब हानम को मज़ीद ढील नहीं देना चाहती थी। हानम कुछ देर खड़ी आंसू जब्त करती रही और फिर बिना कुछ कहे कमरे से बाहर निकल गई थी। माहम ने बंद दरवाजे को देखकर अफसोस से सर हिलाया था। अम्मी, आप माही आपी से पूछ लें, मैं अभी आती हूँ। माहम संजीदा लहजे में कहती कमरे से बाहर निकली थी। अब उसका रुख हानम के कमरे की तरफ था। आखिर तुम्हें रुखसती से मसला क्यों है? जहाँ तक मुझे याद है तुम इस शादी से काफ़ी खुश थी ना, फिर अब अचानक क्या हो गया है? माहम अपने सामने बेड पर बैठी हानम से पूछ रही थी, जिसकी आंखें रोने के बायस सुर्ख हो चुकी थी। वो अब सर झुकाए बैठी थी। पहले की बात और थी, लेकिन अब मैं उस शख्स के साथ नहीं रहना चाहती। लेकिन क्यों? क्योंकि उसने धोखे से निकाह किया है मुझसे, हानम दबी दबी आवाज़ में चिल्लाई थी। जी नहीं, कोई धोखा नहीं दिया तुम्हें रूहान भाई ने। तुमने खुद शादी से पहले तस्वीर देखने से इनकार किया था और निकाह के बाद मिलने से भी, माहम ने उसे याद दिलाया। लेकिन तुम और माही, तुम दोनों जानती थी ना कि वो आरजे है। तुमने मुझे नहीं बताया, किसी ने भी नहीं बताया, सबने मिलकर मुझे धोखा दिया। हानम की आवाज़ भरा गई थी। हानी, तुम गलत सोच रही हो, तुम्हें किसी ने धोखा नहीं दिया, वो हालात ही ऐसे थे। और रूहान भाई वो तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं, और जहाँ तक मुझे याद है पिछले दिनों तुम भी उन्हें चाहती थी ना। वो मेरा पागलपन था, तब मैं नहीं जानती थी कि वो आरजे है, वरना मैं कभी भी ऐसी गलती नहीं करती। आखिर उन्होंने तुम्हारे साथ क्या बुरा किया है हानी? क्यों नफरत करती हो उनसे?
किरदार पर उंगली उठाने वाले शख्स से मोहब्बत नहीं नफ़रत की जाती है। हानम के लहजे से नफ़रत झलक रही थी। किरदार पर उंगली? शायद तुम भूल गई मिस उम्मे हानम के तुम्हारे किरदार पर बात तो ज़ुबैदा आपा ने भी की थी। शायद तुम भूल गई हो कि तुम्हें बद किरदार तो तारिक ने भी कहा था। क्या तुम आज भी उनसे नफ़रत करती हो? माहम की बात सुनकर हानम एकदम चौंकी थी और उसे सालों पहले अपने पुराने घर का वाक़या याद आया था। जब उन्होंने तुम्हारे किरदार पर उंगली उठाई तब तो तुम डिप्रेशन में नहीं गई थी, तब तो तुम्हें नर्वस ब्रेकडाउन नहीं हुआ था। फिर आरजे के कहने पर ऐसा क्यों हुआ था? क्यों तुमने इतना स्ट्रेस लिया कि तुम गहरे सदमे में चली गई थी? आखिर क्यों? उसे माहम से इन सवालों की उम्मीद नहीं थी। वो सुन सी बैठी माहम को देख रही थी जो उसके सामने खड़ी थी और काफ़ी संजीदा नज़र आ रही थी। हानम ने महसूस किया था वो बच्ची नहीं रही थी बल्कि एक समझदार लड़की बन गई थी। बताओ अब खामोश क्यों हो? माहम पूछ रही थी। क्योंकि आरजे ने पूरी यूनिवर्सिटी के सामने मुझे जलील करने की। बस करो हानी, तुम शायद भूल गई हो लेकिन मुझे रोहान भाई ने बताया था। उस रोज़ बहुत से डिपार्टमेंट की छुट्टी थी और जो उन्होंने तुमसे कहा वो सिर्फ 2 लोगों ने सुना था, एक वो खुद और एक तुम। और कौन था वहाँ? माहम काफ़ी गुस्से में थी। शायद रोहान मिक्की की बात गोल कर गया था। उसका मकसद अपनी गलती छुपाना नहीं बल्कि वो हानम की गलती को आया नहीं करना चाहता था दोबारा से, और ना वो एक बार फिर वो मिक्की के साथ उसका नाम बर्दाश्त कर सकता था। और शायद तुम भूल गई हो जब तारिक ने तुम पर इल्ज़ाम लगाया था तब तकरीबन पूरा मोहल्ला जमा था। फिर तुम्हें उस वक्त नर्वस ब्रेकडाउन क्यों नहीं हुआ और एक मलहद के गलत बात करने पर तुम सदमे में चली गई? आखिर क्यों? तुम्हें तो नफ़रत थी ना आरजे से, फिर तुम्हें सदमा किस बात का था? माहम आज उसे बख्शने के मूड में नहीं थी। इतनी मुनाफकत किस लिए हानी? तुम दोहरा रवैया अपनाए हुए हो, आखिर क्यों? हानम उसकी बात सुनकर तड़प गई थी। उसे मुनाफिक लफ्ज़ तीर की तरह चुभा था। जो रोहान को मुनाफिक समझती थी वो खुद पर मुनाफिक का ठप्पा बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। इंसान को यह हक किसी ने नहीं दिया कि वो दूसरे इंसान के ईमान पर उंगली उठाए, उसके नेक या बद होने को निशाना बनाए। अल्लाह को ये बात नहीं पसंद। रोहान भाई जो उस वक्त आरजे था वो तुम्हें तब भी नहीं चाहता था। वो तुम्हें किसी और के साथ बर्दाश्त नहीं कर सका और अपने गुस्से में गलत काम कर दिया। लेकिन तुम्हें तो नफ़रत थी ना आरजे से। फिर ऐसा क्यों किया था तुमने? अपने साथ के खुद को पूरा का पूरा बदल लिया। उसके पास माहम के सवालों का जवाब नहीं था। उसने कभी खुद का तज्जिया किया ही नहीं था इस डिप्रेशन में और कुछ सोचा ही नहीं था। तुम मान लो हानी कि उस वक्त आरजे भी तुम्हारे लिए कुछ ख़ास था। तुम जानती थी वो तुम्हें सबसे अलग समझता है और तुम ये भी जानती थी कि वो तुम्हें सबसे ज़्यादा अहमियत देता है। शायद कहीं ना कहीं तुमने उसकी आंखों में अपने लिए चाहत देखी थी। शायद इसीलिए जब उसने तुम पर इल्ज़ाम लगाया तो तुमसे बर्दाश्त नहीं हुआ। तुम्हारा दिमाग इस बात को कबूल नहीं कर पाया था और तुम गहरे सदमे में चली गई थी। हानी, हमें दुख इस बात पर नहीं होता जब कोई हमारे किरदार पर उंगली उठाता है, बल्कि तब होता है जब कोई अपना हम पर इल्ज़ाम लगाता है। तुम इतने साल पेरिस में रही। अगर तुम सड़क पर किसी लड़के के साथ खड़ी और तुम्हें कोई दूसरा लड़का आकर कहे कि ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है या कुछ और है, तो तुम क्या करोगी? क्या तुम सदमे में चली जाओगी? नहीं ना, बल्कि तुम उससे नज़रअंदाज करोगी। तो तुम आरजे को नज़रअंदाज क्यों नहीं किया था? वो भी तो एक मलहद था। फिर बात किरदार पर उंगली उठाने के नहीं बल्कि हमारी तवक्कुआत की होती है। एक ऐसा इंसान जिससे हमारी तवक्कुआत जुड़ी हों, अगर वो हमारा मान तोड़ दे हम तब सदमे में जाते हैं आनी। और तुम मान लो तुम्हें आरजे पर मान था क्योंकि उसने कभी तुम्हारे साथ गलत हरकत नहीं की थी। उसने तुम्हें सही सलामत हॉस्टल पहुंचाया था। वो तुम्हें दूसरी लड़कियों की तरह नहीं समझता था। वो तुम्हें इज्जत देता था आनी, और इस अहमियत की जो आरजे तुम्हें देता था लाशऊरी तौर पर आदी हो गई थी। और जब उसने तुम्हें दी गई अहमियत वापस ली तो तुम्हारा शऊर बर्दाश्त नहीं कर सका। तुम सदमे में चली गई थी। यही हकीकत है, तुम मान जाओ अब। लेकिन उसने मेरे साथ बहुत गलत किया था, तुम नहीं जानती। हानम ने एक कमज़ोर सी दलील देना चाही थी। कितना गलत किया था? क्या तुमने कभी सोचा है उन लड़कियों का जिनका रेप होता है, जिनकी जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है? क्या तुम्हारे साथ ऐसा हुआ? क्या तुमने कभी सोचा है जब एक मर्द बिना औरत की मर्ज़ी के उसके जिस्म को छूता है तो वो किस कर्ब से गुजरती है? क्या तुम्हारे साथ ऐसा हुआ? तुम्हें लगता है रोहान भाई ने तुम्हारे साथ धोखा दिया, तुम्हें धोखा दिया? क्या तुमने कभी सोचा है उन लड़कियों का जिन्हें मोहब्बत में धोखा मिलता है और वो किसी कोठे की जीनत बन जाती हैं, वो हर रात मरती हैं और फिर ज़िंदा हो जाती हैं? क्या तुम्हारे साथ ऐसा हुआ? क्या रोहान भाई ने तुम्हें ऐसा धोखा दिया? फिर किस धोखे की बात कर रही हो तुम? तुम्हारे साथ आरजे ने बुरा किया था हानी, जो एक मलहद था।
आरजे मर चुका है और जब इंसान दायरा इस्लाम में दाखिल होता है तो उसके पिछले तमाम गुनाह मिटा दिए जाते हैं। आरजे ने जो अपनी नादानी, अपने गुस्से या पागलपन में गुनाह किया था वो कब का मिट चुका है, बल्कि उसके तमाम गुनाह नेकियों में बदल गए हैं। फिर तुम उसे किस गुनाह की सज़ा दे रही हो? तुम्हारे साथ तो रोहान भाई ने निकाह किया है, तुम्हें अपनी इज्जत बनाया और तुम माजी को लेकर बैठी हो। क्यों? हानम को अपने सर में दर्द की ठेस उठती महसूस हुई थी। तुम्हें पता है हानम, तुम पिछले 6 सालों से या शायद इससे भी पहले तुम आरजे से नफ़रत करती आ रही हो, और नफ़रत इंसान के अमाल को इस तरह खाती है जैसे दीमक लकड़ी को खाता है। तुम सोचो तुम्हें उस नफ़रत ने क्या दिया है। तुम्हें पता है 6 साल पहले जब तुम्हें नर्वस ब्रेकडाउन हुआ था तब तुम गहरे सदमे में चली गई थी। तुम अब नॉर्मल नज़र आती हो, ऐसा सबको लगता है, लेकिन तुम नॉर्मल हो चुकी हो। लेकिन मैं जानती हूँ हानी, तुम्हें आज भी उसी सदमे के ज़ेर असर हो, और इस बात का सबूत है ये कि तुम सोच समझ नहीं पाती। तुम एक रोबोट की ज़िंदगी जी रही हो जिसके पास सोचने समझने की सलाहियत नहीं होती। वक्त गुजर गया लेकिन तुम आज भी वहीं खड़ी हो। इस सदमे से बाहर निकल आओ हानी, बाहर निकल आओ इस सदमे से। अपने दिमाग पर ज़ोर डालो, हालातों वाक़यात को समझने की कोशिश करो। अल्लाह ने तुम्हें अक्ल दी है, उसे इस्तेमाल करो। तुम वो हानम नहीं हो जो अपने सोच की वजह से मशहूर थी। पता है रोहान भाई कहते हैं दुनिया में 3 तरह के सल्फ़ाइड पाए जाते हैं। नंबर 1, वो अपनी सोच और अपने अमल दोनों में ख़ास होते हैं, जो अपनी सोच और अमाल दोनों से लोगों को चौंका देते हैं, और इसकी मिसाल रोहान भाई खुद हैं। नंबर 3, ऐसे लोग जो अपनी सोच में सल्फ़ाइड नहीं होते लेकिन अपनी अमली ज़िंदगी में बहुत ख़ास होते हैं। वो बिना सोचे समझे भी अनोखे काम कर जाते हैं, जो एक खुशगवार और ख़ास ज़िंदगी गुजारते हैं। जबकि नंबर 2 पर वो इंसान आते हैं जो अपनी सोच में ख़ास होते हैं, जो अनोखा सोचते हैं। जैसे कि तुम हानम, तुमने सबको हैरान कर दिया था। तुम्हारी सोच, तुम्हारे लॉजिक्स, शायद तुम भूल गई हो, तुम अपने अमल में नहीं लेकिन अपनी सोच में सल्फ़ाइड थे। इस हादसे ने तुमसे तुम्हारा सल्फ़ाइड होना छीन लिया था। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। तुम सल्फ़ाइड थी, तुम्हें मजबूत रहना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि तुम एक लड़की थी जो कि कमज़ोर होती है। शायद इसीलिए अपना ख़ासपन वापस ले आओ हानी। तुम एक सल्फ़ाइड की बीवी हो जो दुनिया का सामना करने के लिए हर वक्त तैयार रहता है। अगर तुम एक आम लड़की बनकर नफ़रत के जाल में और माजी के गर्दाब में फंसी रहोगी तो तुम हमेशा के लिए अपना सल्फ़ाइड होना यानी ख़ासपन खो दोगी। तुम उनका साथ नहीं निभा पाओगी। वापस आ जाओ हानम, लौट आओ, निकल आओ। हम कभी उनके साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं चल पाओगी। तुम मुश्किल हालात में लोगों की नफ़रत और सदमे की इस दुनिया से जिसने तुम्हें बदल कर रख दिया है। हानम की आवाज़ आखिर में रंध गई थी। वो हानम का हाथ दबाए कह रही थी, जबकि हानम का चेहरा आंसुओं से तर था। वाकई वो अंधेरों की ज़िंदगी गुजार रही थी। आज उसे एहसास हुआ था कि उसने अपनी ज़िंदगी के कितने कीमती साल बर्बाद किए थे। वो चाहती तो कुछ करके दिखा सकती थी, वो चाहती तो आरजे को जवाब दे सकती थी, लेकिन वो बुज़दिलों की तरह दिमागी तवाज़ुन खो बैठी थी और आज तक जहनी बीमारी का शिकार थी। एक लड़की को इतना कमज़ोर नहीं होना चाहिए कि वो अपनों या गैरों की बातें सुनकर सदमे में चली जाए, जीना छोड़ दे, रोबोट बन जाए। बल्कि उसे हालात का मुकाबला करना चाहिए। उसे साबित करना चाहिए कि वो कमज़ोर नहीं है, वो मजबूत है, वो सल्फ़ाइड है, वो ख़ास है। अपनी सोच और अपने अमाल दोनों में ख़ास है, वो आम नहीं है। 6 सालों के तवील सफ़र के बाद बलाखिर हानम आज ये समझ गई थी। और कभी कभी कुछ बुरे हादसे हमें एक बड़ा सबक देकर जाते हैं। वो सहपैर 3:30 बजे कमरे से बाहर निकली थी। आंखों के पपोटे रोने के बायस सूजे हुए थे। क्या हुआ हानी, तुम्हारी तबीयत ठीक है? आसिया बेगम ने पूछा था। जी ठीक है, ज़्यादा सो ली हूँ, शायद इसलिए आपको ऐसा महसूस हो रहा है। वो ज़बरदस्ती मुस्कुराई थी। आज वो अपना मुहासबा करके आई थी। वो जान गई थी रोहान जबील से उसकी शादी खुदा का फ़ैसला था, और एक इंसान के लिए अपनी चाहत छोड़कर अल्लाह ताला की चाहत अपनाना बहुत मुश्किल होता है। वो जान गई थी उसे एक लंबी जंग लड़नी थी अपने नफ्स के ख़िलाफ़, शैतान के ख़िलाफ़, जो उसे माजी की झलकियाँ दिखाकर उसे रोहान से, जो उसका शौहर था, वो बदज़न करना चाहता था। उसने आज सोचना शुरू किया था और वो रात वाले ख्वाब का मतलब समझ गई थी। शैतान का काम वसवसे डालना होता है और ये काम जारी रहना था, शायद तब तक जब तक वो रोहान जबील से अलग नहीं हो जाती। आज उसका सल्फ़ाइड वाला जहन वापस आया था। जब वापस आया था तो उसे हर चीज़ साफ नज़र आने लगी थी, बल्कि वो सब कुछ भी नज़र आने लगा था जो कभी पहले नज़र आता था, जिसे वो दूसरा जहां करार देती थी, जिसे वो कहती थी कि देखने के लिए बसीरत की ज़रूरत पड़ती है, जो आम आँख से नज़र नहीं आता।
से लाउंज में सोफे पर जवाद के साथ बैठे हुए रूहान के बाएं तरफ एक भयानक शक्ल वाली मखलूक नजर आई थी, जो यकीनन शैतान था, जो एक नेक इंसान का पीछा नहीं छोड़ता। वो जैसे हानम को दान चढ़ा रहा था और उसे ख्वाब में भटकाने के बाद बहुत खुश नजर आ रहा था। हानम गौर से रूहान को देख रही थी। हानम पर नज़र पड़ने पर वो चौंका था और फिर से जवाद के साथ बातों में मसरूफ़ हो गया था। और फिर हानम को रूहान के दाएं तरफ एक सफ़ेद लिबास में मलबूस बुज़ुर्ग नज़र आया था, जिसके चेहरे पर शफीक मुस्कुराहट थी, जो यकीनन बुजुर्गी की अलामत था। जवाद का ध्यान गुफ्तगू से भटका था। उसे माही ने पुकारा था, तभी रूहान ने आंखें बंद की थी। उसके लब हिल रहे थे। हानम नहीं जानती थी कि क्या पढ़ रहा था। थोड़ी देर बाद अचानक सफ़ेद दूधिया रोशनी उस बुजुर्ग के वजूद से निकल कर रूहान के चारों तरफ फैल गई थी, और वो भयानक शक्ल वाला शैतान दम दबाता भाग गया था। वहाँ मौजूद कोई शख्स ये मंजर नहीं देख पाया था, सिर्फ और सिर्फ उम्मे हानम देख पाई थी। हानम ने एक लंबा सांस अंदर को खींचा था और फिर अपने तने असाब को ढीला छोड़ा था। अब उसका रुख किचन की तरफ था। वासिया बेगम को रुखसती के लिए हाँ करने जा रही थी। वो जान गई थी उसे एक बड़ी जंग लड़नी थी, और ये जंग उसके और रूहान जबील के दरमियान नहीं थी, बल्कि उसके और शैतान के दरमियान थी, जो उसे मुकद्दस रिश्ते को तोड़कर अपनी मनमानी करने पर उकसाता था। ये जंग उसके और माजी के दरमियान थी, जो शाम की तरह फन फैलाए मुंह खोले उसे निगलने को तैयार था, ताकि फिर से वो अंधेरों की दुनिया में चली जाए। कभी जंग इंसानों के दरमियान नहीं होती, बल्कि एक इंसान और अनदेखी चीज़ों के दरमियान जारी होती है। वो सल्फाइड थी, वो लौट आई थी, और वो पहले ही नज़र में सब समझ गई थी कि उसके साथ क्या हो रहा था, क्यों हो रहा था और उसे क्या करना था। रूहान जबील एक नेक इंसान था, वो ये अच्छे से जानती थी। वो आरजे से नफ़रत करती, जो अब नहीं था। उसने अपने शौहर को अनदेखे अनजाने में चाहा था, लेकिन वो रूहान जबील निकला था। वो जान गई थी मोहब्बत करना इतना आसान नहीं था। वो जिसे मोहब्बत समझ रही थी वो मोहब्बत नहीं थी, वो बस चाहत थी, और वो हैरान थी रूहान जबील ने मोहब्बत कैसे कर ली थी। और उसे एक जंग और लड़नी थी, मोहब्बत और नफ़रत के बीच की जंग। और नफ़रत तो आम लोगों का काम है। ख़ास लोग तो मोहब्बत की दास्तानें रकम करते हैं, और दास्तान इतनी जल्दी नहीं रकम होती। एक लंबा सफ़र तय करना पड़ता है, तब जाकर मोहब्बत मोहब्बत कहलाती है। और हानम ने सारी जंगें लड़ने का फ़ैसला किया था, इस तवील खारदार सफ़र पर निकलने का फ़ैसला किया था। यकीनन मुश्किल सफ़र की मंजिल हसीन होती है। जवाद उन चारों को लेकर मार्केट आया था। हानम और माहम दोनों ने शादी का जोड़ा ख़रीदना था और बाकी सारी शॉपिंग भी करनी थी। हानम पुरसुकून थी। वो माही, माहम और एला के साथ मिलकर दिल से चीज़ें खरीद रही थी। वो चारों पुरजोश थी। अलबत्ता जवाद थक चुका था। वो उनके साथ आकर पछता रहा था। और कितनी देर लगेगी मेरी बहनों? वो रोनी सूरत लिए पूछ रहा था। बस थोड़ी देर और, थोड़ी सी शॉपिंग रह गई है, माही ने जवाब दिया था। अलबत्ता उनकी ये थोड़ी देर 1 घंटे पर मुश्तमिल थी। उनकी शॉपिंग ख़त्म होने पर जवाद ने शुक्र अदा किया था और तौबा कर ली थी आइंदा उनके साथ नहीं आना। रात 8 बजे वो सब वापस आए थे। हानम किचन में चाय बना रही थी। ज़िया, जबील, रूहान और हशाम तीनों लाउंज में हमदान अंकल के पास बैठे थे। वो मसरूफ़ से चाय के लवाजमात डिश में रख रही थी जब उसे अपने पीछे आहट सुनाई दी थी। हानम ने पढ़कर देखा तो रूहान हाथ में फ़ाइल लिए खड़ा था। हानम ने उसे तीखे शतूनों से घूरा था। कैसी हो मिसेस? वो पूछ रहा था। ये पूछने आए हैं आप? हानम ने काटदार लहजे में पूछा। अगर तुम बता दोगी तो अच्छा लगेगा। वो मुस्कुराया था। वो हमेशा हानम के सख्त लहजे में की गई बात का नरमी से जवाब देता था, और अब भी ऐसा ही हुआ था। मैं ठीक हूँ। चलो अल्लाह का शुक्र है। ये लो फ़ाइल। उसने फ़ाइल को शेल्फ पर रखा। ये क्या है? हवेली के कागजात। खोल कर देख लो, मैंने तुम्हारे नाम कर दी हवेली, वो आम से लहजे में कह रहा था। हानम चौंकी थी। क्यों? वो सर्द लहजे में पूछ रही थी। बस वैसे ही मेरा दिल किया इसलिए। वो मुस्कुराया। वो करोड़ों की मलकियत की हवेली सिर्फ दिल के कहने पर उसके नाम कर रहा था। हैरत थी। जी नहीं, झूठ बोल रहे हैं आप। मैंने सबूत मांगा था आपसे, शायद इसीलिए। हानम अब उससे चिढ़ा रही थी। तुम रूहान जबील को नहीं जानती। रूहान जबील किसी के कहने पर कुछ नहीं करता। ये तो मैंने पहले से सोच रखा था, इसीलिए तो कागजात को संभाल कर रखा था। मुलाजमा के किचन में दाखिल होने पर रूहान खामोश हो गया था, और फिर हानम के जवाब न देने पर वहाँ से चला गया था, जबकि हानम वो फ़ाइल उठाकर अपने कमरे की तरफ चली गई थी। मुलाजमा को उसने चाय ले जाने का हुक्म दिया था। हमदान साहब, अब जल्दी से माहीन बेटी के लिए भी रिश्ता ढूंढ लो। अब जल्दी से, उसके हाथ भी पीले हो जाने चाहिए। सैयद ज़िया जबील मुस्कुरा कर कह रहे थे। अब देखो ना, रूहान की शादी हो जाएगी। हशाम का रिश्ता पक्का हो चुका है। कुछ दिनों में उसकी आज़ादी भी ख़त्म हो जाएगी। सारे बच्चों की शादियां हो जाएंगी। मैं चाहता हूँ लगे हाथों माहीन बेटी की खुशी भी देख लूँ। हशाम के रिश्ते की बात पर माही ने शिकायती नज़रों से उसकी तरफ देखा था, जो नज़रें चुरा गया था।
अंकल आप परेशान ना हो, लड़का मैं ढूंढ चुकी हूँ। लेकिन माही ने बात अधूरी छोड़ी। लेकिन क्या बेटा? वो हैरान हुए। हमदान साहब भी उसकी पसंद से वाकिफ़ थी, इसलिए वो बिला झिझक बता रही थी। लेकिन अंकल जिसको मैंने पसंद किया वो इंसान कमज़र्फ़ निकला, उसे मोहब्बत की कदर नहीं हुई। माही का लहजा काटदार था। हशाम ने चौंक कर उसे देखा था। वो हैरान था, जबकि माही के लबों पर ज़ख्मी मुस्कुराहट उभरी थी। मैं कमज़र्फ़ नहीं हूँ, हशाम की आंखों ने दुहाई दी थी। एक ताज़ा हकायत है, सुन लो तो अनायत है। एक शख्स को देखा था तारों की तरह हमने, एक शख्स को चाहा था अपनों की तरह हमने, एक शख्स को समझा था फूलों की तरह हमने। वो शख्स क़यामत था, क्या उसकी करें बातें। दिन उसके लिए पैदा और उसकी ही थी रातें। कम मिलना किसी से था, हमसे थी मुलाकातें। रंग उसका शहाबी था, जुल्फ़ों में थी महकारें। आँखें थी कि जादू था, पलकें थी कि तलवारें। दुश्मन भी अगर देखे 100 जान से दिल हारे। कुछ तुमसे वो मिलता था बातों में, शबाहत में, हाँ तुम सा ही लगता था। शोखी में, शरारत में, लगता भी तुम ही सा था। दस्तूर मोहब्बत में वो शख्स हमें एक दिन अपनों की तरह भूला, तारों की तरह डूबा, फूलों की तरह टूटा। फिर हाथ ना आया वो, हमने तो बहुत ढूंढा। तुम किस लिए चौंके हो? कब जिक्र तुम्हारा है? कब तुमसे तकाज़ा है? कब तुमसे शिकायत है? एक ताज़ा हकायत है, सुन लो तो अनायत है। माही की नज़रों में शिकायतों के अलावा गहरा दुख और मलाल था, और साथ ही सर्द बंदी, जिसे हशाम जबील बाखूबी समझ गया था। मैं कमज़र्फ़ नहीं हूँ माहीन, हशाम जबील की निगाहें बोल रही थी, जबकि माहीन हमदान बाखूबी सुन सकती थी। माही का दिल तड़पा था। इससे पहले कोई कुछ बोलता या पूछता, वो एक झटके से उठी और अपने कमरे की तरफ बढ़ गई थी। शाम को मायूं यानी उपटन की रस्म थी। माहम बहुत खुश नज़र आ रही थी। हारिस यानी माहम का होने वाला शौहर एक बहुत होनहार लड़का था। वो किसी अमीर ख़ानदान से नहीं था, बल्कि यतीम था, जिसकी एक बहन और माँ थी। वो हमदान साहब की कंपनी में ही काम करता था और हमदान साहब का चहेता एम्प्लॉय था। उसने अपनी ज़हानत, मेहनत और लगन से बहुत जल्द आला मकाम हासिल कर लिया था। कल उसके पास कुछ नहीं था, लेकिन आज वो एक खूबसूरत घर, गाड़ी और हर चीज़ का मालिक था। उसकी मेहनत और लगन से मुतासिर होकर हमदान साहब ने माहम का रिश्ता हारिस से कर दिया था, जिसे हारिस ने दिलो जान से कबूल फरमाया था। उपटन के लिए बनाए गए पीले जोड़े और चूड़ियाँ घर में तैयारियाँ जारी थी। एला को यहाँ का माहौल बहुत पसंद आया था। वो सबसे ज़्यादा बनी सबरी फिर रही थी। माहम को अच्छे से तैयार किया गया था। उसकी नंद और सास ने रस्म करने आना था। हाँ अब अच्छा लग रहा है, माहानम ने उसका दुपट्टा सेट करते हुए कहा। हनी तुमसे मिलने कोई आया है? माही ने, जो अभी नीचे से आई थी, उसे इतला दी थी। मुझसे मिलने? हाँ जाकर देख लो। माही के कहने पर वो नीचे आई थी और फिर लाउंज के सोफे पर बैठी शख्सियत को देखकर हैरान रह गई थी। वो महरू थी। हाँ महरू, उसकी बचपन की दोस्त। हानी, महरू उसे देखकर खुशी से चिल्लाई थी और फिर अपनी जगह से उठकर हानम की तरफ भागी। उसने शिद्दत से हानम को गले लगाया था। हानम तो गुंग रह गई थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि महरू उसे यूं अचानक मिल जाएगी। वो दोनों सालों बाद मिली थी। महरू को हानम से बहुत से शिकवे थे, जिन्हें वो अब रोते हुए कर रही थी। यार रो क्यों रही हो? हानम को उसका रोना बुरा लग रहा था। तुम छोड़कर चली गई थी हानी, कभी राब्ता भी नहीं किया। ज़रा याद करो, छोड़कर कौन गया था? तुम गई थी पहले महरू। जब तुम नहीं रही तो मेरा भी दिल नहीं लगा, इसलिए मुझे भी जाना पड़ा। लेकिन तुम राब्ता तो कर सकती थी ना। हाँ, इसके लिए मैं माजरत करती हूँ, अब रोना बंद करो। हानम मुस्कुराई थी। माशाल्लाह तुम्हारा बेटा बहुत प्यारा है। हानम ने महरू के 3 साला बेटे को गोद में उठाया था, जिस पर महरू मुस्कुरा दी थी। सैयद जबील, बेजान, मदीहा और उसका शौहर अरहम सब लाहौर आ चुके थे। अब सब ने शादी तक यहीं रहना था। रूहान और हशाम दोनों एक ही कमरे में थे। हशाम तैयार हो रहा था। रूहान उसे गहरी नज़रों से देख रहा था। हशाम का चेहरा सपाट था। तुम अच्छा नहीं कर रहे शामू काका, रूहान ने उसे मुखातिब किया था। कफ के बटन बंद करते हशाम का हाथ रुका था। क्या मतलब? वो चौंका। मतलब साफ है शामू काका, तुम अच्छा नहीं कर रहे हो। रूहान मलामत भरी नज़रों से उसे देख रहा था। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? हशाम ने अनजान बनते हुए पूछा। माही की बात कर रहा हूँ, तुम उसके साथ अच्छा नहीं कर रहे। रूहान की बात सुनकर हशाम गुंग रह गया था। उसे अंदाज़ा नहीं था कि वो सब जानता था। क्या गलत किया मैंने उसके साथ? हशाम का लहजा काटदार था। तुम उसका मासूम दिल तोड़ रहे हो, जबकि वो तुम्हारे इंतज़ार में बैठी है।
तुमने भी तो हज़ारों लड़कियों का दिल तोड़ा है, क्या मैंने कभी कुछ कहा? हशाम का लहजा तल्ख हुआ। रोहान चौंका था, ये उसका शामू काका नहीं था। मेरी बात और है हशाम, तुम्हें माही का दिल नहीं तोड़ना चाहिए। क्यों? क्या मुझे अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी जीने का हक़ नहीं है क्या? वो दबी दबी आवाज़ में चिल्लाया था। रोहान को हैरत हो रही थी, वो आज बदला बदला सा लग रहा था। ऐसी बात नहीं है, लेकिन सारा से शादी करना ये भी तो तुम्हारी मर्ज़ी नहीं है, रोहान ने नरम लहजे में कहा था। वो बेजान की पसंद है, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है रोहान कि मैं तुम्हारी तरह अपनी मोहब्बत के लिए बेजान के सामने खड़ा हो सकूं। नहीं है मुझ में इतनी हिम्मत, वो तल्ख लहजे में कहता कमरे से बाहर निकल गया था, जबकि पीछे रोहान के चेहरे पर परेशानी की लकीरें उभरी थी। बहरिया टाउन में पास पास मौजूद दोनों घरों को दुल्हन की तरह सजाया गया था। दोनों घरों में खुशियों के शादियाने बज रहे थे। बेजान और मदीहा उस वक्त हमदान वाला में मौजूद थी। बेजान और मदीहा दोनों को हानम बहुत पसंद आई थी। हानम ने भी दोनों से प्यार से बात की थी। मदीहा की 1 साला बेटी जिसमें रोहान की जान थी, हानम को बहुत पसंद आई थी। मुझे अंदाज़ा था कि रोहान भाई की पसंद आम नहीं हो सकती, और आज आपको देखकर ये यकीन भी हो गया है, मदीहा हानम से कह रही थी, जबकि हानम उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दी थी। इस ख़ानदान के सभी लोग बहुत अच्छे थे, ख़ास तौर पर बीजान जो बहुत शफ़ीक खातून थी। जब तक रोहान बेटा आरजे था मैं हमेशा डरती रहती थी, लेकिन जब वो शाह बना तो मेरा डर ख़त्म हो गया था। तब मैं पुरसुकून हो गई थी कि अब जब भी वो शादी करेगा, हवेली के मकाम की बहू लाएगा। हानम को बीजान की बात थोड़ी अजीब लगी थी, लेकिन वो फिर भी मुस्कुरा दी थी। पीले सादा से जोड़े में मलबूस दोनों बहनों को उपटन लगाया था। हानम ने शुक्र अदा किया था रोहान एक बार भी नहीं आया था। रस्म के बाद बीजान, मदीहा और महरू तीनों सैयद हाउस जा चुकी थी, और उनके थोड़ी देर बाद माहम, माही, एला और आसिया बेगम भी। सिर्फ हानम नहीं गई थी, और उसने सुकून का सांस लिया था, जो कि फरवरी का महीना था। सर्दी की शिद्दत में अभी तक कमी नहीं हुई थी। बाहर मौसम अबर आलूद हुआ था। हानम को सोने का मौका मिला था और वो कंबल ओढ़ कर सो गई थी। लाउंज में मौजूद सभी लोग रोहान को घेरे बैठे थे, जिसे शदीद कोफत हो रही थी। वो उपटन नहीं लगवाना चाहता था, लेकिन उसे कोई भी बख्शने के मूड में नहीं था। बीजान, क्या ये ज़रूरी है? वो रोनी सूरत लिए पूछ रहा था। हाँ शाह बेटा, सुकून से बैठ जाओ, ये हम सबकी खुशी है, बीजान ने उसे समझाया। बीजान, मुझे कोफत हो रही है, मेरे कपड़े ख़राब कर दिए मदीहा ने। रोहान ने अपने सफ़ेद कल्फ लगे कपड़ों की तरफ इशारा किया, जिस पर उपटन लग चुका था। अरे भाई, आप परेशान ना हो, जितना आप उपटन लगवाएंगे उतना ही हानम भाभी को आपसे प्यार होगा, मदीहा ने शरारती लहजे में कहा था। क्या वाकई? रोहान का मुँह हैरत से खुला था। हाँ ना, सच कह रही हूँ मैं, आप चाहें तो यहाँ मौजूद सारी लड़कियों से पूछ सकते हैं। नहीं नहीं, मुझे यकीन है, आप जितना चाहे लगा दो, मैं तैयार हूँ। रोहान की बात खिली थी। उसकी बात सुनकर सबने कहका लगाया था। हशाम अपने कमरे में था, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। उसने मेज़ के दराज से अपनी दवाई निकाली थी और फिर ये देखकर परेशान हो गया था कि दवाई ख़त्म हो चुकी थी। शिट, हशाम ने अपने जिस्म में उठती दर्द की ठेसों को बर्दाश्त करते हुए कहा था। कुछ देर कमरे में इधर उधर टहलने के बाद उसने डॉक्टर का नंबर मिलाया था। सलाम दुआ के बाद उसने अपनी तबीयत का बताया था। तकलीफ़ के बायस हशाम के चेहरे पर पसीना नमूदार हुआ था। मिस्टर हशाम जबील, आपकी रिपोर्ट्स तैयार हैं, आप हर हाल में अस्पताल आ जाइए। मैं आपको पिछले 2 दिन से कॉल कर रहा हूँ, जबकि आप कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं। डॉक्टर का लहजा सख्त था। माजरत डॉक्टर साहब, मेरे भाई की शादी है, बस इसीलिए नहीं आ सका, हशाम ने शर्मिंदा लहजे में बताया था। चले ठीक है, आप कल सुबह, बल्कि हो सके तो अभी अस्पताल पहुँच जाएँ। डॉक्टर साहब उसे तलकीन करते फ़ोन बंद कर चुके थे, जबकि हशाम ठंडी आह भर कर रह गया था। उसके चेहरे पर कर्ब के साए वाज़े थे। अगले दिन डॉक्टर बासित और मुकद्दस आपी अपने बच्चों समेत सैयद हाउस में पहुंच चुके थे। ऐसा मुमकिन नहीं था कि रोहान की शादी की सबसे बड़ी खुशी में वो दोनों शामिल न होते। ज़िंदगी की नई शुरुआत करने जा रहे हो बरखुरदार, खुदा तुम्हें हज़ारों खुशियों से नवाजे, डॉक्टर बासित ने उसे दिल से दुआ दी थी। रोहान की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसे तो इस बात पर यकीन करना मुश्किल हो रहा था कि हानम रुखसती के लिए मान गई थी, लेकिन पिछले 2 दिनों से उसका हानम से सामना नहीं हुआ था। वो उससे मिलकर पूछना चाहता था कि वो खुश थी या नहीं, लेकिन मौका नहीं मिल पा रहा था। वो हानम से मिलने की तरकीब सोच ही रहा था जब सैयद जबील उसके कमरे में दाखिल हुए। डैड आप? वो हैरान हुआ था। मुझे बुला लिया होता, मैं आ जाता। सफ़ेद कल्फ लगे सूट पहने, कंधों पर चादर फैलाए, सैयद की जबील की शख्सियत और रोब ही अलग होता था। रोहान ने हमेशा उन्हें ऐसे ही कपड़ों में देखा था जो उनकी शख्सियत पर खूब जचते थे।
काश आज आयशा ज़िंदा होती, वो अपनी आंखों से तुम्हारी इस खुशी को देखती। सैयद जबील की आवाज़ भर आ गई थी। उन्हें इस मौके पर वो बहुत याद आई थी। डैड, आप परेशान ना हो, रोहान जबील ने उन्हें तसल्ली दी थी। ये अलग बात थी, जब से वो आरजे से रोहान जबील बना था उसे अपनी माँ शिद्दत से याद आती थी। तुम्हारे लिए वो ख़ानदान की हर रवायत को तोड़ने के लिए तैयार रहती थी, और मैंने भी सिर्फ उसका सोचकर तुम्हें ख़ानदान से बाहर शादी करने की इजाज़त दी है कि कहीं क़यामत के रोज़ वो मेरा गिरेबान न पकड़ ले। वो हकीकत बयान कर रहे थे। मैं चाहता हूँ कि तुम एक खुशगवार ज़िंदगी जियो, सैयद जबील ने उसे कंधों से पकड़ कर कहा था। शुक्रिया डैड, रोहान मुस्कुराकर उनके गले लग गया था। बाहर रिमझिम बरसती बारिश में अंदर दोनों के दिल भीग गए थे। मौसम की मेहंदी की रस्म जारी थी। माहम और हानम दोनों सजी सवरी बैठी थी। आसिया बेगम ने दोनों की नज़र उतारी थी। माहम की सास और नंद अपनी बहू को देखकर बहुत खुश हुई थी। पूरे घर में गहमा गहमी थी। माही की खूबसूरत आंखों में इंतज़ार के दीप जल रहे थे। वह शाम को एक नज़र देखना चाहती थी। वो कल से नहीं आया था। उसकी बेताब नज़रें बार बार दरवाजे की तरफ उठ रही थी, लेकिन ना उसे आना था और ना ही वो आया था। माही दिल महसूस कर रह गई थी। कितनी देर और लगेगी? हानम ने थकन से भरपूर लहजे में पास बैठी माही से पूछा था। क्यों, क्या हुआ? माही हैरान हुई। इतना भारी सूट नहीं पहना जा रहा, मुझसे घुटन हो रही है। हानम ने अपनी परेशानी बयान की। मुंह बंद करके बैठ जाओ, ऐसा मौका बार बार नहीं आता। माहम को देखो, कितने मज़े से बैठी और कितनी खुश नज़र आ रही है, जबकि तुम सारा दिन सोती हो, फिर भी थकन। माही ने उसे घूरते हुए कहा था, जिस पर हानम खामोश होकर बैठ गई थी। रात का 1 बजे का वक्त था। हानम सिंगार मेज़ के सामने बैठी अपना जेवर उतार रही थी। कमरे में मध्यम रोशनी थी। उसका भारी भरकम दुपट्टा बेड पर पड़ा था। वो पूरी तवज्जो से चूड़ियाँ उतार रही थी जब कमरे में किसी की मौजूदगी के एहसास से चौंकी। हानम ने गर्दन मोड़कर दरवाजे की तरफ देखा तो धक से रह गई थी। उससे कुछ फासले पर सीने पर बाजू बांधे दीवार से टेक लगाए रोहान खड़ा था, जो फुर्सत से उसे ही देख रहा था। आप यहाँ? वो एक झटके से खड़ी हुई। गोद में रखी चूड़ियाँ नीचे गिर चुकी थी। कैसी हो मिसिस? वो चमकती आंखों से पूछ रहा था। वो सादा से कपड़ों में मलबूस थी, स्याह रंग की बास्केट पहने उसकी शख्सियत निखर आई थी। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हानम ने अपने लहजे में गुस्सा समोते हुए पूछा। क्यों, मैं यहाँ नहीं आ सकता? उल्टा सवाल किया गया था। वो अब आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ कदम बढ़ा रहा था। नहीं, हानम ने सख्त लहजे में जवाब दिया था। क्यों? मेरे ससुर का घर है, मैं क्यों नहीं आ सकता? वो अब बेड पर पड़ा उसका भारी दुपट्टा उठाते पूछ रहा था। उसका लहजा शोक था। हानम को हैरत हो रही थी। मेरा ख्याल है फिर आपको अपने ससुर से इस वक्त मुलाकात करनी चाहिए। मैं उन्हें बुलाती हूँ। यहाँ इस वक्त वो आपको देखकर खुश होंगे। हानम गुस्से से कहते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ी। इतनी भी क्या जल्दी है मिसेस? सालिम समाज को दरमियान में मत ला। पहले ही बिजान ने मुझे मेहंदी की रस्म में शरीक नहीं होने दिया। वो उसके रास्ते में आयल था। उसका दुख सुनकर हानम ने बामुश्किल अपनी हंसी जब्त की थी। तुम्हें पता है, पिछले 2-3 दिनों से मैंने तुम्हें नहीं देखा। यकीन मानो सब कुछ फीका लगने लगा था। हानम को यकीन नहीं हो रहा था कि ये वही रोहान जबील था जिसे वो पिछले 1 साल से जानती थी। ये इतना शौक कैसे हो सकता था? रोहान ने हाथ बढ़ाकर वो दुपट्टा हानम के सर पर उड़ाया था। हानम के सुनहरी बाल कमर पर बिखरे पड़े थे, हल्के मेकअप से मुज़य्यन चेहरा दुपट्टे के हाले में मज़ीद खूबसूरत हो गया था। यकीन नहीं होता, कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है? वो उसे आंखों में जज्ब करते पूछ रहा था। ऐसा लग रहा है जैसे हज़ारों चिराग जल उठे हों। वो हानम से कुछ फासले पर खड़ा कह रहा था। हानम को अपने दिल के धड़कने की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। डायलॉग्स अच्छे बोल लेते हैं आप, हानम ने रुख पड़ते हुए कहा था। वो अब आईने के सामने खड़ी बाकी चूड़ियाँ उतार रही थी। मकसद सिर्फ रोहान से दूरी थी। वो अपने तेज़ धड़कते दिल को नॉर्मल करना चाहती थी। तुम्हें मेरी बातें डायलॉग्स लगती हैं? रोहान को सदमा हुआ। जी बिल्कुल, हानम ने नज़रें झुकाए कहा था। मुझे लगा शायद तुम भी मिलना चाहती हो, मैं इसीलिए आ गया। लहजे में बेचारगी समूते कह रहा था। खुश फहमियाँ बहुत हैं आपको, हानम ने तंज किया। किसी ने 1 साल तक मोहब्बत की है मुझसे, खुश फहमियाँ तो होंगी ना। अब अगर तुम भूल गई हो या ना मानो तो मैं क्या कर सकता हूँ? हानम के झुमके उतारते हाथ एक पल को साकित हुए। तब मैं गलत फहमी में मुब्तला थी। मुझे नहीं पता था कि मैं जिस शख्स को चाहने की हमाकत कर रही हूँ वो चेहरे से ऐसा होगा। हानम ने सच कहा था। मेरी बदनसीबी कि मेरा चेहरा आरजे से मिलता है। मैं तो चेहरा बदल कर तुम्हारे सामने आया था, दरहकीकत जले हुए चेहरे के साथ। लेकिन अल्लाह तौबा, तुमने तब भी मुझे कबूल नहीं किया।
क्या मतलब? उसकी बात सुनकर हानम को झटका लगा था। उसने रुख मोड़कर रोहान को देखा था जो उसके बेड पर आराम से बैठा था और नज़रें हानम पर जमी थी। मुझे लगा था कि एंजल एक नरम दिल लड़की होगी, लेकिन उससे मिलने के बाद पता चला कि वो तो डाइन है, रोहान ने मुस्कुराहट जब्त करते हुए बताया। हानम करंट खाकर उछली थी। उसे अब कुछ समझ आ रहा था। तो आप ही मौन थे? वो फटी फटी आंखें लिए पूछ रही थी। हाँ, मौन बनना पड़ा था मुझे। रोहान ने बेड के साथ मेज़ पर रखी प्लेट से सेब उठाया था और अब वो मज़े से खा रहा था, जबकि हानम हैरत ज़दा सी उसे देख रही थी। उसे शौक देकर वो कितना पुरसकून था। मुझे समझ नहीं आता कि आप कौन हैं, आरजे मौन या फिर रोहान जबील? उसकी बात सुनकर वो अपनी जगह से उठा था। सेब को वापस प्लेट में रखने के बाद वो एक बार फिर उसके सामने खड़ा था। आंखों में हानम के लिए जज्बात मचल रहे थे, जबकि चेहरे पर संजीदगी छाई थी। मैं हानी के लिए आरजे, एंजल के लिए मौन, जबकि उम्मे हानम के लिए रोहान जबील हूँ। तुम ज़िंदगी के सारे पैरों में जितने भी रूप बदलोगी, हर पहर में एक नए रूप में मुझे अपने साथ पाओगी। रोहान ने हानम का हाथ थामते हुए कहा था। तुम चाहे 7 बराज़मों की सैर को जाओ या 7 समंदरों की, तुम चाहे 7वें आसमान को छू कर आओ या समंदर की गहराई से सेब निकालते जहाँ तुम मुझे हर जगह पर अपने साथ पाओगी। मैंने ज़िंदगी के बहुत से पहर तुम्हारे बिना गुजारे। मैं अब तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ। तुम मेरा हर कदम पर साथ निभाओगी तो मैं हर मुश्किल का मुकाबला करूँगा, मैं हर तूफ़ान से टकरा जाऊँगा। क्या तुम मुझे अपने साथ देखना चाहती हो? क्या तुम मेरा साथ निभाओगी? वो दिलसोज आवाज़ में सहर फूंक रहा था। हानम ने उसके फूंके गए सहर में अपने वजूद को गुम होते महसूस किया था। कितने ही पल खामोशी की नज़र हुए थे। बोलो हानम, मेरी ताकत बनकर मेरा साथ निभाओगी? उसकी आवाज़ सुनकर हानम जैसे होश में आई थी। एक झटके से अपना हाथ खींचा था। वो सटपटा गई थी। उसने रोहान का ये रूप आज देखा था। उसे समझ नहीं आ रही थी कि उसके कितने रूप थे। आपको अब जाना चाहिए, मुझे सोना है, शदीद नींद आई है। और अगर किसी ने आपको यहाँ देख लिया तो? कोई नहीं देखता हानम, बस तुम मेरे सवाल का जवाब दो। रोहान ने उसकी बात काटी। माही आ जाएगी, कहा ना आप जाइए यहाँ से। कहा ना नहीं आएगी, वो जानती है मैं ऐसे मौक़ों पर तुम्हें देखने ज़रूर आता हूँ। वो एक बार फिर उसे चौंक आ गया था। क्या मतलब आपका? हानम ठटकी। मतलब वो जानती है कि जब मैं निकाह वाले दिन तुम्हें देखने आ सकता हूँ तो आज क्यों नहीं? ये दिया था एक और शौक। रोहान जबील ने उम्मे हानम को, वो बेबसी से अपने सामने खड़ी हुई शख्स को देख रही थी जो रिश्ते में उसका शौहर था। लेकिन हानम का उस वक्त दिल कर रहा था कोई चीज़ मारकर उसका सर फाड़ दे। अगर वो ऐसे ही शौक देता रहता तो यकीनन कुछ दिनों तक वो पागल हो सकती थी। हानम ने खामोशी से अलमारी से अपने कपड़े निकाले और ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गई। जवाब तो देती जाओ, वह एहतजाजन चिल्लाया। अगर आप मेरे बाहर निकलने से पहले यहाँ से नहीं गए तो सच्ची में, हानम ने अपना गुस्सा ज़ब्त करते हुए कहा था। मैं जानता हूँ तुम सर फाड़ दोगी। रोहान ने उसकी बात पूरी की। आपको तो मैं बाद में पूछूंगी, हानम ने दांत पीसते हुए कहा था और ठां की आवाज़ से दरवाज़ा बंद किया। पीछे रोहान का कहका गूंजा था जिसे वो कब से जब्त किए हुए था। वो रूह तक सरशार हो गया था। उसका रुआ रुआ खुदा का रुआ रुआ खुदा का शुक्रगुजार था जिसने उसे उसकी मोहब्बत से नवाजा था। तो ये थी आज की एपिसोड। होप सो कि आप लोगों को पसंद आई हो। मुझे अच्छी लग रही है अभी तक तो यार। मैं कह सकती हूँ कि हाँ, बहुत सारे लोग भी कह रहे हैं कि इसकी स्टोरी पीरे कामिल जैसी है। मुझे भी लगती है कि पीरे कामिल, लेकिन इसमें बहुत डिटेल्ड के साथ हर एक सीन को, हर एक जगह को बताया गया। ये बहुत मज़े का है। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि हशाम के साथ क्या प्रॉब्लम है, उसका क्या सीन चल रहा है। आई थिंक उसको कोई बीमारी हो गई होगी जिसकी वजह से उसकी तबीयत ख़राब रहती है और फिर पता नहीं क्या होने वाला है। तो देखते हैं हम इसकी अगली एपिसोड में क्या होता है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।